दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में अपनी प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और एक एक शब्द का अभी अर्थ समझ लेते हैं कि कितने प्रकार का उसमें न्याय दिया हुआ है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया हुआ है, क्षमता कितने प्रकार की है, कौन कौन है। ये सारी चीज़ों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको और डिटेल में समझेंगे, छोटे छोटे वीडियो में। तो चलिए देखिए, उद्देशिका प्रस्तावना, इसके बारे में पढ़ते। पिछले हमने जो पढ़ लिया है कि उद्देशिका है क्या, प्रस्तावना है क्या, ठीक है। इसमें प्रस्तावना को ही पूरा पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि प्रस्तावना के हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, इसके शब्द से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सारे एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो या कोई वनडे एग्जाम हो। तो चलिए आज हम ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए पूरा प्रस्तावना पढ़ते हैं। हम भारत के लोग, किसको बोला? हम भारत के लोग, भारत के लोग को संबोधन किया गया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, देखिए कितने प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमें 3 प्रकार का न्याय मिला हुआ है। न्याय कितने प्रकार का हमारे प्रस्तावना में है? देखिए यहाँ से गिनते 1, 2 और 3। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। देखिए जब समाज में हमें न्याय मिलेगा, जब हम समाज में हमें सम्मान मिलेगा, तभी तो हम काम कर पाएंगे। जैसे समझिए, जब वर्ण व्यवस्था था तो सभी को सारे काम करने के मतलब अलाउ नहीं किया गया था। जैसे जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हैं, वो कितना भी काम कर ले, वो अमीर नहीं हो सकते थे, तो समाज ने उनको बांध के रखा था। बट जो ये उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, इसमें बताया गया है कि न्याय दिया जाएगा। पहले सामाजिक न्याय, जब सामाजिक न्याय मिलेगा तो अब ज़्यादा पैसे कमाएंगे, फिर आपको आर्थिक न्याय हो जाएगा, फिर जब आर्थिक न्याय आएगा तब जाके राजनीतिक न्याय हम ले पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें वोटिंग राइट तो हमें मिल गया, और ना हमारे पास अगर सामाजिक न्याय नहीं होता, हमारे पास आर्थिक न्याय समझ लिए नहीं होगा, तो क्या हम अपने वोटिंग राइट का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये तीनों जरूरी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखिए, ये प्रस्तावना में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। अब हमें स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, इसे देखते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, पहले विचार करेंगे, अपने मन के अंदर विचार करेंगे, फिर उस विचार को अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। फिर विश्वास, हमें विश्वास करेंगे, और धर्म और उपासना, हम कौन सा धर्म माने नहीं माने, किसकी उपासना करें, पहले मानेंगे तब तो उपासना करेंगे। ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। पहले हमारे मन में जो विचार रहेगा, उस विचार को फिर हम अभिव्यक्त करेंगे, फिर हम विश्वास करेंगे कोई भी धर्म पे, फिर उस धर्म को मानेंगे, ठीक है, फिर उसकी उपासना करेंगे। इसकी स्वतंत्रता है हमें, ठीक है, इसकी हमें स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार हो गया? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये हमारा 5 स्वतंत्रता हो गया। अब आगे चलिए, क्षमता कितना है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, यानी कि हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उनको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए उनके काम के अनुसार, ठीक है, और उनको अवसर भी मिलना चाहिए। इसकी क्षमता है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। अब हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, कुछ व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अगर व्यक्ति की गरिमा रहेगी तभी हम बंद के रहेंगे, फिर राष्ट्र की एकता जरूरी है, ठीक है। सारे चीज़ तभी मिल पाएंगे ना जब हम राष्ट्र में एकता में रहेंगे, हमारा राष्ट्र सही रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी हमारा राष्ट्र टूटे ना, ठीक है। अखंडता भी जरूरी है, ठीक है, एकता और अखंडता न, खंडन ना हो, ठीक है, अपने देश का। तो एकता जरूरी है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, कि राष्ट्र में एकता बने रहे, खंडन ना हो, हाँ, अखंडता सुनिश्चित रहे, इसके लिए हमें बंधुता बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी जहाँ पे संविधान जब बनाया जा रहा था, तो वहीं पे क्या बोला गया? दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, ठीक है, अधिनियमित और आत्मर्पित आत्मर्पित करते हैं। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारी प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को हमें रट के, समझ के, पहले समझेंगे फिर रट के, एकदम पूरा याद होना चाहिए। हर एनसीईआरटी के बुक्स में देखोगे आप तो दिया हुआ रहता है, फिर भी मैंने लिखा क्योंकि हमें इसे समझना पहले जरूरी है, तब हम याद कर पाएंगे सही से, ठीक है। तो हमने समझ लिया। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या था, हम भारत के लोग या हम लोगों की बात कर रहे हैं। इसमें किसको ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, लोगों को। हम भारत के लोगों को, भारत को सबसे पहले क्या बनेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत के लोगों को अपने देश पर पूरा अधिकार हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो पूरी तरह से। और समाजवादी, समाजवादी है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब कि सभी धर्मों को वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष मतलब ये है कि सभी धर्मों को वैल्यू दिया जाएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र हो जहाँ पे, उसका गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा क्या करें, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि हमने अंगीकृत कर लिया, हमने स्वीकार कर लिया, ठीक है। फिर इसको आत्मर्पित, अंगीकृत किया, हमने स्वीकार किया, फिर उसको हम अधिनियमित किया, हमने, यानी कि हम अधिनियमित करना मतलब लागू करना होता है, ठीक है। हमने लागू कर दिया, फिर आत्मर्पित किया, फिर मतलब देश को सौंप दिया गया। तो ये था हमारी प्रस्तावना, ठीक है। आपको ये कैसा लगे वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा अगर कुछ मैं सुधार कर सकूं। और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा मेरे वीडियो को। आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आप कुछ नया सीख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।